सावजिया सेक्टर में अभियान जारी है। दूसरे दिन यह अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे आतंकी के शव के लिए तलाशी जारी है। पुंछ पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ शामिल है। कल एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई थी। 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील के सावजिया सेक्टर के छापड़िया क्षेत्र में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान दूसरे दिन भी जारी है। आज सुबह उजाला होने के साथ ही दूसरे आतंकी के शव के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसमें सेना, पुंछ पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ शामिल है। उल्लेखनीय है कि कल इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। 1 आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। के नियंत्रण रेखा पर सावजिया के चौपिया इलाके में जो कल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे, उस इलाके में आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है तलाशी अभियान चल रहा है और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों के जवान हैं, अधिकारी हैं, उस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। क्योंकि जो आतंकी थे, 1 आतंकी के शव बरामद हुआ है, लेकिन दूसरे आतंकी के शव की तलाश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो पीछे का जो जंगल है, वो जंगल जो है, उस जंगल के इस रास्ते से जो है आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। और इसके पीछे, जंगल के पीछे जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है, जहाँ से अक्सर इस तरह की कोशिशें जो है आतंकी करते हैं और हमारे सुरक्षा बल जो है उन कोशिशों को नाकाम बनाते हैं। और यही जो है एक बड़ी सफलता है भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के लिए, जिन्होंने कल 2 आतंकियों को मार गिराया है। दूसरे आतंकी के शव की तलाश अभी भी जारी है। मनीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, एलओसी, चापड़िया, पुंछ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज में जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रदत्त आरक्षण का हम संघ वाले यानी आरएसएस पूरा समर्थन करते हैं। दरअसल संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जातिगत आधार पर हुए भेदभाव के कारण आरक्षण मिलता है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। डैमेज कंट्रोल या फिर गेम प्लान, सनातन के मुद्दे पर बटा विपक्ष। बयानवीरों से कैसे संभलेगा इंडिया गठबंधन। उदयनिधि और खड़गे के बदले सुर, बोले हमने सनातन धर्म का नहीं किया अपमान। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया था। अब 4 दिन बाद उन्होंने पहली बार सफाई दी है। उन्होंने कहा वे किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उदयनिधि ने गुरुवार को 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ किया। इसी के साथ उदयनिधि के पिता एमके स्टालिन ने बेटे का बचाव किया। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा ने एक झूठी कहानी फैलाई। पीएम ने भी बिना सच जाने इस पर कमेंट किया। And I follow the constitution, which gives everybody the dignity of being a human. And my religion is the constitution. That's all. So if they want to file an FIR, they want to arrest me, they want to drag me to court on that, it is left up to individuals how they were there. I really don't care. मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और सनातन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और वहां की सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाने की मांग की है। मनीष कश्यप की मां ने पत्र में लिखा है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान से देश में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, इस कारण उन पर एनएसए लगाया जाना चाहिए। एक आम नागरिक उनके बेटे पर तमिलनाडु सरकार एनएसए लगा सकती है, तो देश में टकराव पैदा करने वाले उदयनिधि स्टालिन पर क्यों एनएसए नहीं लगना चाहिए। तो स्टालिन का दिया हुआ बयान लगातार विवादों में है और अब मनीष कश्यप की मां ने चिट्ठी लिखी है कि उनके बेटे पर तमिलनाडु में अगर एनएसए लगता है तो स्टालिन के इस बयान पर क्यों एनएसए नहीं लगना चाहिए। ये चिट्ठी लिखी गई है राष्ट्रपति को। हालांकि इस पर सफाई दी गई है 4 पन्नों की। कहा उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया।
जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है और उनका है कि उनके बेटे पर जब एनएसए लगाया गया तो तमिलनाडु के मंत्री पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। तो तमाम जानकारी के साथ हम उनकी मां के साथ मौजूद हैं। कैसे देखती हैं चाची? बेटा के हमरा निर्दोष बेटा के हमरा फंसा दे होल बा। ये बरा मने कुछ गलती नहीं खन कइले तो उनकरा साथे इतना अन्याय हो रहल बाटे। लेकिन जे गलती करत सिकरू के देखे के चाहिए जे मने केकरा साथ का होखता। आज 5 महीना से हमर बेटा जेल में बड़े, चारू ओरी गुहार लगा रहल बनी न्याय के। कहाँ कहाँ हम गईनी, दिल्ली से मदुरई, चेन्नई, पटना, चारू ओरी घूमनी, कोनो हमरे बेटा के लिए कोनो न्याय नहीं मिलो। निर्दोष के फंसावल बा। एगो गलती उनकरा कोई साबुत ना कर सकता। अगर साबुत होके तो वो इकट्ठा करके उनकरा के बतलावे के चाहिए, या ना तो उनकरा के रिहाई करे के चाहिए, उनकर गलती के बतलावे के चाहिए। इतना गलत जे कोइले बा तो अगर उनकरा पर ना लगी तो हमरो बेटा के ना लगे के चाहिए, हमरो बेटा के आ जाए के चाहिए। तो दो तमिलनाडु के मंत्री के जो बयान आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जकार्ता पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और संबोधित भी किया। आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारी पार्टनरशिप अपने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट की सह अध्यक्षता करना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको कोचेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। जो बाइडेन कल दिल्ली पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी, कल बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात। G20 समिट में हिस्सा लेंगे बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति कल दिल्ली पहुंचेंगे। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट, 28 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा। वो शाम को एयरफोर्स 1 से दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव कर सकते हैं। 8 सितंबर को बाइडेन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पहले व्हाइट हाउस ने बताया था कि वो 7 सितंबर से दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। अब व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वो अमेरिका से जर्मनी के रैमस्टीन शहर जाएंगे, वहां से भारत आएंगे। इसके बाद 9-10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बाइडेन को दिल्ली के ITC मौर्या होटल में ठहराया जाएगा। बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस टीम 3 दिन पहले ही भारत पहुंच चुकी है।
बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला सबसे बड़ा काफिला भी उनका ही होगा, जिसमें 55 से 60 गाड़ियां शामिल होंगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन के लिए दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट को भी भारत लाया जा रहा है। इसी कार में बैठकर वो G20 समिट के लिए जाएंगे। दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मेहमानों के सुरक्षा से लेकर उनके ठहरने तक का सारा इंतजाम आखिरी दौर में है। दिल्ली के साफ सफाई और सुरक्षा के इंतजाम के निरीक्षण के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर में घूमकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। यह सम्मेलन दिल्ली में 9-10 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं। देश पूरी जोर शोर से सभी मेहमानों की तैयारियों में जुटा है। मेहमान सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज से भारत आना शुरू करेंगे। सम्मेलन के दौरान जिन होटलों में मेहमान ठहरेंगे वहां सुरक्षा का पैरा बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। ये पूरी सजावट भारत की विभिन्न संस्कृतियों को दर्शाते हुए की गई है। भारत मंडपम के पास भैरो रोड पर जो मूर्तियां लगाई गई है वो भारतीय संगीत की झलक दिखाती है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां जारी है। मेहमानों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली की शानदार सजावट भी देखने लायक है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों को सजाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे। ऐसे में कूटनीति का महाकुंभ माने जाने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली दरबार को सजाया जा रहा है। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। गाड़ियों के आवागमन को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली का सुरक्षा कवच अभेद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों को भी G20 सम्मेलन के लिए खास तौर पर सजाया गया है। हर अहम स्मारक इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ है, लेकिन सबसे अलग चमक कुतुब मीनार की है, जो रोशनी में जगमगा रहा है। रोशनी में सराबोर कुतुब मीनार की चमक दूर से आपको दिखाई देगी। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों बड़ी संख्या में रोशनी में नहाए कुतुब मीनार को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। केरल के कोच्चि के अलुवा इलाके में एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी कि तड़के अलुवा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और आरोपियों ने उसे धान के खेत में बुरी अवस्था में छोड़ दिया। पीड़िता के पिता एक प्रवासी श्रमिक है। पुलिस ने जानकारी दी कि जब कुछ लोगों ने धान के खेत में लड़की की रोने की आवाज सुनी तो लोग खेतों की तरफ गए और पीड़िता को खेत में देखा। पीड़िता को कलामासेरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पीड़िता की हालत स्थिर है। जांच शुरू करते हुए पुलिस ने कहा कि अपराधी के स्थानीय इलाके से होने का संदेह है और पूरी जांच के बाद उस पहचान की पुष्टि की जा सकती है। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपियों ने पीड़िता का अपहरण कर लिया। बता दें कि 1 महीने पहले अलुवा में प्रवासी मजदूर की 5 वर्षीय बेटी का आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न कर हत्या को अंजाम दिया था। Now she is undergoing operation for that. The suspect has been identified by the victim. We are looking for the suspect as soon as possible. The goal is to arrest the accused and carry on the investigation.
एशिया कप 2023 के सुपर 4 में टीम इंडिया अपना पहला मैच 10 सितंबर के खिलाफ आर प्रेमदास स्टेडियम में खेलेगी, लेकिन इस मैच पर भी भारी बरसात का साया मंडरा रहा है। मैच श्रीलंकाई मौसम विज्ञान के निदेशक ने बड़ी भविष्यवाणी की है। एशिया कप 2023 के ग्रुप राउंड के मुकाबले खत्म होने के बाद सुपर 4 के मैच शुरू हो 10 सितंबर को होने वाले हाई प्रोफाइल मैच से पहले भारतीय टीम ने अभ्यास के दौरान आज जमकर पसीना बहाया। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। रात 12 बजे मंदिरों और घरों में लोगों ने भगवान कृष्ण की पूजा की। हालांकि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर समेत देश के कई बड़े मंदिरों में आज जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इन मंदिरों में वृंदावन में बांके बिहारी और द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर शामिल है। इन मंदिरों में 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। आज पूरे दिन मंदिरों में पूजा और उत्सव जारी रहेगा। और ये अलग अलग तस्वीरें देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त धूम। आकर्षक झांकियों के साथ मंदिर भी सजे हुए हैं। चारभुजा गढ़बोर से लेके गोविंदगढ़ अलवर जी का मंदिर, करौली, जयपुर, झुंझुनू, कोटा मंदिरों में भक्तों का तांता। और आज रात 12 बजे तक भीड़ लगातार भक्तों की मंदिरों में बढ़ती जाएगी। और ये 3 और अलग तस्वीरें वहीं प्रदेश के मंदिरों में भी जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, गोपीनाथ मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली। तो ये 3 तस्वीरें भक्त नाचते गाते हुए झूमते हुए। आज कृष्ण लला की जन्माष्टमी है। कई जगहों पर कल देर रात को मनाई गई और बहुत सी जगहों पर आज मनाई जाएगी तिथि के अनुसार। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं, फिर नोएडा की तस्वीरें और उसके बाद इस्कॉन मंदिर की। और अब आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, उज्जैन, बद्रीनाथ, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मुरादाबाद। आप यहां पर मंदिरों की सजावट और भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। ये 10 अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग शहर से। आज जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई और ठाणे में दही हांडी उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज दही हांडी उत्सव है, इसके लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। मुंबई और ठाणे की सड़कों पर सुबह से कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। सूरज चढ़ने के साथ ही गली मोहल्लों में गोविंद आला रे आला की गूंज सुनाई दे रही है। और ये सबसे मशहूर लोकप्रिय त्योहार मुंबई का कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर हर साल दही हांडी की धूम रहती है मुंबई में।
पूरा देश जन्माष्टमी के रंग में डूबा हुआ है। तो महाराष्ट्र और मुंबई में जन्माष्टमी के साथ साथ दही हंडी का उत्सव भी मनाया जाता है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मुंबई के दादर इलाके में, जहां पर दही हंडी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर जो पिरामिड यानी जो थर बनाए जा रहे हैं वो महिलाओं की तरफ से बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल खास बात है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि दही हंडी में भारी संख्या में पुरुष हिस्सा लेते हैं। आप देखें तो एक के ऊपर एक ऐसा पिरामिड बनाया जा रहा है, जिसे यहाँ की भाषा में थर कहा जाता है। अब उसके ऊपर जो है एक एक करके दही हंडी जो काफी ऊंचाइयों पर लटकाया गया है, वहां पर पहुंच के ऊपर का गोविंदा उस हंडी को फोड़ता है। आप देखें ये तस्वीर है और इस तरह से हंडी को फोड़ा जा रहा है। ये पूरी तरह से जल्लोष और एक अलग तरह का उत्साह जो है मुंबई में मनाया जाता है। और इस तरह से हंडी को फोड़ने के बाद पर इस पिरामिड को यानी इन थरों को धीरे धीरे नीचे लाया जाता है। इसी तरह की तस्वीर आज आपको पूरे मुंबई में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा और अलग अलग जगहों पर हंडी इसी तरह से फोड़ा जाएगा। ये अनोखा इसलिए माना जा रहा है दादर की हंडी, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले आप देखें अधिकतर महिलाएं हैं और हंडी फोड़ने के बाद इनका जो उत्साह होता है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर हंडी फोड़ने के बाद इन्हें इनाम से नवाजा भी जाएगा, इन्हें यहाँ सम्मानित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आज सैकड़ों की संख्या में मैं बताऊं तो गोविंदा पथक जो है अलग अलग इलाकों में मुंबई में निकलते हैं और अलग अलग दही हंडियों पर जा करके इसी तरह से पिरामिड यानी दही हंडी फोड़ने का काम करते हैं और अलग अलग तरीके से इनाम जो है अपने नाम दर्ज करते हैं। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजस्थान के करौली जिले में सुबह से ही ये काटा वो मारा का शोर सुनाई देने लगा है। युवाओं से लेकर बच्चों तक अपनी छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हुए नजर आए। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले में पतंगबाजी की पुरानी परंपरा रही है। इस अवसर पर बाजारों में पतंग की दुकानों पर पतंगबाजी की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह से लेकर देर शाम तक पुरुष और बच्चे महिलाएं अपने अपने घरों की छतों पर पतंग उड़ाते हुए नजर आए। आज राखी के दिन पर करौली में हमारे यहाँ पतंगबाजी का शौक होता है। और जगह तो अपने 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति के दिन, पर करौली में राखी और जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन बच्चे सुबह ही छतों पर चढ़ जाते हैं अपने मंजे और चरखी और पतंगों को लेकर। इस दिन पूरे दिन भर बच्चे अपनी छतों पर रहकर ये काटा वो मारा की आवाज़ लगाकर पूरा मजा लेते हैं पतंगों का। देश भर में आज भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का महाउत्सव पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। विष्णु तत्व का यह त्यौहार बड़े ही जोरों और शोरों के साथ शहरों और ग्रामीण स्तरों में आस्था के साथ अलग अलग परंपराओं मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। सिरोही में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले गांव में रहने वाली महिलाएं, युवतियां और बच्चे पूरे परिवार के साथ नदी के पास में जाकर नदी की मिट्टी से हाथ से बने हुए कानूड़ा की मूर्ति के रूप में बनाती हैं और वही मिट्टी से बने कानूड़ा को पूजा जाता है। ढोल धमाके के साथ में बाल मुहूर्त के गरबा नृत्य किए जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल ग्रामीण क्षेत्र में कानूड़ा के नाम से जाना जाता है। उन्हें 10 दिन के लिए घर में लाया जाता है। कानूड़ा को पूरे घर में और रिश्तेदारों में सिर पर विराज कर भ्रमण करवाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार कानूड़ा महोत्सव के रूप में माना जाता है। 10 दिन के बाद इसी कानूड़ा को घर में रखे मिट्टी के गमले में विसर्जित कर दिया जाता है। माटी लाते हैं, उसको माटी को साफ करते हैं, अच्छी तरह उसको लेपते हैं, फिर अच्छी तरह भगवान को बनाने की तैयारी करते हैं। उनको अच्छी तरह सब सजा कर तैयार करते हैं। फिर हम महिला गीत गा के लेने आते हैं। फिर हम लेके घर पे जाते हैं। उनको ढोल नगारे से दीदी सीधी से अपने घर में रखते लेते हैं। फिर उनका श्रृंगार करते हैं। काले जन्माष्टमी हम शारदा पहला सब महिला सब तैयारी करो, मंदिर पास सब माटे लेवा जाओ, सब गीत गाते गाते माटे लेना आओ, लेना है पूरी माटी की सफाई करो, सब तैयारी करो, सब हंसे सब पूरे मतलब रौनक लाओ, पूरे रौनक लावे ना कुछ बढ़िया बनाओ, बढ़िया बनाए तैयारी करे मन्ना पूरी काले मतलब जन्माष्टमी का बंदी पहला में वापस लेवा आओ, ढोल नगारा ने सब मतलब महिला सब मले सब जनी माटी लावा माटी लावा सब जनी बजे बनाने भोला बजे टीरा बनावा बजे काकी कौंजी बनावा बजे बनाना दिलंबे गीत गाता आवा गीत गाता रमा खेला।
अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गुरुवार की प्रातः जगन्नाथ मंदिर से राधे राधे सेवा समिति के लड्डू गोपाल जी का नगर भ्रमण करवाया गया। नगर भ्रमण के दौरान कस्बे वासियों ने लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लाभ प्राप्त किया। इस दौरान महिलाएं, पुरुष और बच्चे सैकड़ों की संख्या में श्री कृष्ण के जयघोष कर रहे थे। गोविंदगढ़ कस्बे में राधे राधे सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष लड्डू गोपाल जी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर नगर भ्रमण करवाया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालु अपने घर से लड्डू गोपाल जी को लेकर जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं, जहां से शोभा यात्रा पूरे कस्बे में निकाली जाती है और कस्बे वासियों को लड्डू गोपाल जी के दर्शन का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके बाद रात 12 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम जगन्नाथ मंदिर पर आयोजित किए जाते हैं और रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के बाद आरती और प्रसादी का वितरण किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल अलग रूप में देखने को मिल रही है। सिरोही के माउंट आबू रोड में कई जगहों पर जन्माष्टमी सजाई गई है, लेकिन ब्रह्म कुमारी संस्थान में कोरोना काल के बाद पहली बार लाइव जीवंत झांकी देखने को मिलेगी। इसके लिए 72 फीट लंबे चौड़े पंडाल में कई प्रकार के स्टॉल हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण का दरबार, पीपल के पत्ते पर कृष्ण, स्वर्गीय राज दरबार, परमात्मा की विशाल झांकी सहित कई मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे और ये झांकी 2 दिन चलेगी। कृष्ण के जीवन में मैंने बहुत सारी चीजें देखी, उसका नटखटपन, उसका खुशी, उसको प्यार बांटते देखा है। तो ज्ञान में आने से मुझे कृष्ण जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले तो जो सबको प्यार बांटते थे, तो यहाँ भगवान के पास बीके में हम ब्रह्मा कुमारी में हमने जो प्यार सीखा है, सबके अंदर एक शिव बाबा से जो हमें प्यार मिलता है, सब भाई बहनें आपस में इतना प्रेम और स्नेह से चलते हैं, वही श्री कृष्ण के जीवन में भी प्यार का उदाहरण सबसे बड़ा है। और ये खबर जयपुर से, युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला। करधनी पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर बदमाश कृष्ण कुमार और विक्रम गुर्जर गिरफ्तार। 31 जुलाई को निवारू रोड पर रिकी शर्मा का अपहरण हुआ था। 17 वर्षीय रिकी स्कूल के सामने चाय पी रहा था दोस्त के साथ, तभी कार सवार बदमाशों ने रिकी का अपहरण किया। फिर दिल्ली हाईवे पर शाहपुरा में रिकी को छोड़कर बदमाश भाग गए। तो युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला था। कृष्ण कुमार और विक्रम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। 17 साल के एक बच्चे का इन्होंने अपहरण किया था। चाय पीते हुए अपने साथ ले गए थे, फिर दिल्ली रोड पर छोड़कर भाग गए। और अलवर में रफ्तार का कहर, सोता नाला फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर यह हादसा हुआ। हरियाणा से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे। घायलों को बैरोड के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बैरोड पुलिस मौके पर पहुंची है। देश में जारी G20 सम्मेलन की तैयारियों के बीच पीएम मोदी आज आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। आसियान से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बताया कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में भी बताया। पीएम मोदी का यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। 21वीं सदी एशिया की सदी है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी के अभिवादन के लिए खड़े रहे। आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से ये बताया कि भारत के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी कितनी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान में सभी की आवाज सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन में भी वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना यही भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है। आसियान मैटर्स, क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की
अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। उन्होंने एक नियम आधारित पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की जरूरत भी बताई। पीएम मोदी ने कहा कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल